राजकुमारी का सुनहरा लहंगा और लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वो अभी केवल 6 साल की थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम अर्पिता था। राजकुमारी अर्पिता की एक बहुत प्रिय सहेली थी, जिसका नाम वामिका था। वामिका उस राज्य के सबसे धनी व्यापारी की बेटी थी। उसके मम्मी पापा का महल आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती राजकुमारी अर्पिता से हो गई थी। अब वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो दोनों एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी, एक साथ पढ़ाई करती। वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और वो दोनों 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन की बात है, उन दोनों के माता पिता साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर दोनों सहेलियाँ आती है। तभी वहाँ मौजूद अर्पिता की माँ कहती है, तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 2 शरीर में एक ही आत्मा हो। हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे माँ। हाँ महारानी, अर्पिता बिल्कुल सही कह रही है, हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, अगर तुम दोनों को किसी से प्यार हो जाए और तुम्हारी शादी हो जाए तो? क्या कहा आपने? शादी? हाँ मेरी बच्ची, शादी। एक दिन 2 नौजवान आएंगे और तुमसे शादी करेंगे। फिर तुम्हें अपने अपने ससुराल जाकर रहना होगा। तुम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहोगी? नहीं महारानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शादी करने से हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हम दोनों कभी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ माँ, वामिका बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा कोई नौजवान हो ही नहीं सकता जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करे। चलो वामिका, चलकर बगीचे में घूमते हैं। चलो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वैसे कहते हैं ना, प्यार बहुत अजीब चीज है। कब किसी कहाँ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। समय के साथ दोनों सहेलियां 20 बरस की हो जाती है और दोनों जंगल के भ्रमण पर अपने सैनिकों के साथ निकलती है। उन्हीं सैनिकों में एक सुधीर नाम का लड़का भी था, जो राजकुमारी अर्पिता से बहुत प्यार करता था। परंतु राजकुमारी अर्पिता इस बात से अनजान थी। भ्रमण करते करते उन्हें रात हो जाती है। तब राजकुमारी अर्पिता कहती है, सैनिकों, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। यहीं पर तंबू बना लो। अर्पिता की बात मानकर सैनिक वहाँ पर तंबू लगाने लगते हैं और दोनों सहेलियां वहाँ खड़े होकर बातें करने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर सुधीर आता है और कहता है, राजकुमारी अर्पिता, देखिए मैं आपके लिए गुलाब का फूल लाया हूँ। आपको इनकी खुशबू पसंद है ना? मैं इन्हें आपके तंबू के अंदर रख देता हूँ। इसकी खुशबू पूरे तंबू में फैल जाएगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। सुधीर को इतना कहकर अर्पिता और वामिका तंबू से थोड़ा दूर घूमने चली जाती है। तभी उन्हें अचानक से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। लगता है यहाँ पर कोई है। हाँ, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। तभी उनके सामने एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला एक राजकुमार आता है और कहता है, आप दोनों घबराइए मत, मैं एक राजकुमार हूँ। दरअसल मैं यहाँ शिकार के लिए आया था। फिर मैंने जंगल के इस तरफ रोशनी देखी तो मुझे लगा शायद यहाँ किसी ने रात का बसेरा लिया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अर्पिता ने जैसे ही उस राजकुमार को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया और पहली ही नजर में उसे वो बहुत पसंद आया। वो उसकी आंखों में खो गई। तभी एकदम से अर्पिता ने कहा, ओह, मैं हूँ राजकुमारी अर्पिता और ये है मेरी दोस्त वामिका। ओह, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद रात बीत जाने पर दोनों उस राजकुमार को अपने राज्य लेकर आते हैं और उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है। वो तीनों आपस में एक साथ बहुत खुश थे और बहुत मस्ती भी करते थे। हो ना हो, पर उन तीनों के बीच कुछ चल तो रहा था। उनके मन में एक अजीब सा एहसास था, जो सिर्फ प्यार होने पर होता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन दोनों सहेलियों के बीच कोई तीसरा आ गया था। राजकुमार के प्रति प्यार दोनों सहेलियों ने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन हर किसी के नसीब में प्यार पाना तो नहीं लिखा होता है। बहुत जल्द दर्द का एक सैलाब उनके बीच आने वाला था।
एक दिन राजकुमारी अर्पिता अपने पास सिपाही सुधीर को बुलाती है और कहती है, सुधीर, राजकुमार विनय को गोल्डन कलर का ब्रोच पसंद तो आएगा ना? ये मैंने उन्हें गिफ्ट करने के लिए खास तौर पर बनवाया है। अगर उसने दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की से मिले हुए तोहफे की कद्र नहीं की, फिर तो वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होगा। तुम देखना सुधीर, उसे मेरा तोहफा बहुत पसंद आएगा। सुधीर को अर्पिता की आंखों में राजकुमार विनय के लिए कहीं न कहीं प्यार दिख रहा था। ये देख उसका दिल टूट जाता है। और दूसरी तरफ जब राजकुमारी अर्पिता तोहफा लेकर विनय को देने जाती है तो वो देखती है कि विनय के कक्ष में पहले से ही वामिका मौजूद है और वामिका ने एक बहुत खूबसूरत घड़ी तोहफे में राजकुमार विनय को दी है और उन दोनों के बीच बातें चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वामिका जी, आपका ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। ओह, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये पसंद आया, वरना मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा भी या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बहुत बदनसीब इंसान होऊंगा जो मैं दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की के तोहफे को पसंद नहीं करूंगा। ओह, तुम कितने अच्छे हो। ये सब देखकर अर्पिता का दिल पूरी तरह से टूट गया था। दुखी होकर राजकुमारी अर्पिता वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और वामिका और राजकुमार का प्यार बढ़ता जा रहा था। अर्पिता के गमों से भरे दिल का उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। एक रात विनय और वामिका अर्पिता के पास आते हैं और वामिका उससे कहती है, अर्पिता, हम बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज हम पूरी रात बाहर बिताएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। तुम दोनों चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगी? तुम दोनों को थोड़ा समय अकेले व्यतीत करना चाहिए। तुम भी तो हमारी दोस्त हो अर्पिता। अच्छा, एक काम करो, साथ में सुधीर को ले चलते हैं, वो भी तो तुम्हारा दोस्त है ना। हाँ अर्पिता, विनय बिल्कुल सही कह रहा है, हम साथ में सुधीर को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। फिर अर्पिता, विनय, वामिका और सुधीर चारों अंधेरी रात में बाहर जंगलों में घूमने लगते हैं। वहाँ पर वामिका और विनय को एक साथ देख अर्पिता के दिल को और ज्यादा दर्द पहुँच रहा था। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सुधीर उससे कहता है, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ राजकुमारी। तुमने देखा ना सुधीर, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं आपके टूटे दिल को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ राजकुमारी? कुछ नहीं, बस तुम ये मानकर चलो कि मेरा दिल कभी टूटा ही नहीं था। जिन दो लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। एक तरफ मेरी सहेली और दूसरी तरफ मेरा प्यार, मैं इन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। पूरी रात वामिका और विनय साथ में प्यार भरी बातें करते रहे। उन्होंने एक बार भी अर्पिता से बात नहीं की। सुधीर ने उस रात अर्पिता को बहुत संभाला और अगली सुबह वो लोग वापस महल पहुंच गए। उसी दिन राजकुमार ने सबके सामने वामिका के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। वहाँ पर वामिका के माता पिता के साथ साथ अर्पिता के माता पिता भी मौजूद थे। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ वामिका कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा जितना एक माली अपने फूलों का रखता है, और वो भी बहुत प्यार से। तभी अर्पिता के पिता यानी कि वहाँ के राजा विनय से कहते हैं, वामिका भी हमारी बेटी की तरह है। हम सच में बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे अलावा कोई और भी है जो वामिका से इतना प्यार करता है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ये सब देख अर्पिता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना दर्द अपने अंदर छुपाकर अपनी दोस्त के पास जाती है और कहती है, ओह वामिका, मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से अपने कक्ष में चली जाती है और बैठकर खूब रोती है। तभी वहाँ पर अर्पिता की माँ आती है और कहती है, क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मैं जानती हूँ तू इसलिए उदास है ना, क्योंकि अब तेरी दोस्त तुझसे अलग होने वाली है, लेकिन ये एक न एक दिन तो होना ही था। इस कड़वी सच्चाई को तुम्हें अपनाना ही होगा बेटा। अर्पिता अपने माँ के गले से लिपट जाती है और फिर अपने आंसू पोंछकर कहती है, माँ, आज रात हमें महल में जश्न रखना चाहिए। आज इतनी खुशी का दिन है। आप आज रात महल के जश्न की घोषणा करवा दीजिए। मुझे भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है।
अर्पिता के कहने पर शाम को महल में एक भव्य जश्न रखा गया, जहां पर राजा और रानी ने वामिका के मम्मी पापा के साथ मिलकर सभी लोगों के सामने वामिका और विनय की शादी की घोषणा की। अर्पिता भी उनके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आई थी। ये तोहफा तुम्हारे लिए है वामिका। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरी दोस्त नहीं रही, अब ये किसी और की भी साथी बन चुकी है। इसमें क्या है अर्पिता? इसमें तुम्हारे मनपसंदीदा रंग का सुनहरा लहंगा है और साथ में एक बहुत खूबसूरत और बेशकीमती लिपस्टिक है। ये दोनों चीजें तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएंगी। ओह, तुम बहुत अच्छी हो मेरी दोस्त। मैं अपनी शादी में यही वाला सुनहरा लहंगा पहनूंगी और ये दोनों चीजें मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएंगी। इस तरह वो रात भी बीत गई। अगले ही दिन ना जाने क्यों विनय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हकीम और वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने कहा विनय चंद समय का मेहमान है। ये सब सुन वामिका और अर्पिता दोनों का हृदय कांप उठा। वामिका उसके समक्ष जाकर उसका ध्यान रखने लगी। अर्पिता भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसका हक नहीं था। वहाँ एकदम से दुख का माहौल हो गया। तभी एक हकीम ने कहा कि राज्य से 200 मील दूर जंगल में एक बुढ़िया रहती है, वहाँ जाकर इस बारे में बताया जाए तो विनय की बीमारी का तोड़ वहाँ मिल सकता है। हकीम की ये बातें सुनते ही अर्पिता तुरंत वहाँ जाने को तैयार हो गई। मैं जाऊंगी वहाँ, मैं लेकर आऊंगी राजकुमार विनय के लिए दवाई। नहीं अर्पिता, हमारे पास बहुत कम समय है, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वहाँ से दवाइयाँ ले आऊंगी। तुम्हें अपनी बचपन की सहेली पर भरोसा नहीं है क्या वामिका? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं ले आऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अभी विनय को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे जान को खतरा भी हो सकता है अर्पिता, तुम साथ में किसी को लेती जाओ। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने साथ सुधीर को ले जाऊंगी। उसके बाद सभी ने मिलकर अर्पिता और सुधीर को वहाँ जाने के लिए विदा किया। वो लोग चलते जा रहे थे। उनके घोड़े ने बहुत तेज गति पकड़ी हुई थी। इस कार्य में राजकुमारी अर्पिता का साथ देने के लिए सुधीर बहुत खुश था, लेकिन अर्पिता अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने सुधीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जल्द ही उन्होंने बहुत सारी दूरी तय कर ली। अंत में वो लोग जंगल तक पहुँचने ही वाले थे कि उन्हें एक नदी दिखाई दी। उस नदी को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत सारे भूखे मगरमच्छ नजर आ रहे थे। राजकुमारी, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं आगे जाकर राजकुमार विनय के लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं सुधीर, ये मेरा कार्य है और इसे मैं ही पूरा करूँगी। क्रोध में कोई भी फैसला लेना गलत होता है राजकुमारी। आप शांत मन से सोचिए, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा? क्या कहा तुमने? यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भगवान के लिए ऐसी बातें अपने मुख से ना निकालिए राजकुमारी। आपके प्रति मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। सुधीर की ये बातें सुन अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, फिलहाल हमें राजकुमार विनय की दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए सुधीर। तुम यहीं मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाती। इतना कहकर अर्पिता अपना घोड़ा वहीं छोड़ देती है और नदी में तैरने लगती है। जैसे ही वो नदी में जाती है, उसके अंदर से एक दिव्य शक्ति निकलती है और इस दिव्य शक्ति की वजह से एक भी मगरमच्छ उसके आसपास नहीं आता और वो बड़ी आसानी से नदी पार कर लेती है। तभी उसे एक हवेली दिखाई देती है। जब वो उस हवेली के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। तुम आ गई बेटी, मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि तुम आने वाली हो। लेकिन वो कैसे दादी माँ? तुम्हारे रास्ते में जो एक नदी पड़ी थी वो मायावी नदी है। वो नदी मेरे द्वारा बनाई गई है। उस नदी में सच्चे दिल का इंसान ही प्रवेश कर सकता है। यदि तुम्हारे दिल में खोट होता तो तुम उस नदी में प्रवेश करते ही जलकर भस्म हो जाती। तुमने जैसे ही उस नदी में प्रवेश किया, मुझे अंदाजा हो गया कि कोई यहाँ आने वाला है। कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? अर्पिता उस बुजुर्ग महिला को सारी बात बता देती है। हाँ दादी माँ, ये बात सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त से भी बहुत प्यार करती हूँ।
और मैं उन दोनों के आड़े नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए मैं उसके लिए इतनी दूर दवाइयाँ लेने आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगी ना दादी माँ? मेरा तो काम ही मदद करने का है बेटी, रुको मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने संदूक से एक सुनहरे रंग का लहंगा और लिपस्टिक निकालती है और कहती है, तुमने इस सुनहरे लहंगे और लिपस्टिक को तो देखा ही होगा। ये वही लहंगा और लिपस्टिक है ना जो तुमने अपनी सहेली को तोहफे में दिया था? हाँ ये है तो वही, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? ये वो लहंगा और लिपस्टिक नहीं है बेटी। हाँ ये सच है कि उसके तरह दिखता है। ये दोनों चीजें जादुई हैं। वैसे तो इन चीजों का राजकुमार विनय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका लेना देना तुम्हारी सहेली वामिका से है। वो दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इस सुनहरे लहंगे को तुम्हारी सहेली पहनेगी और इस लिपस्टिक को लगाएगी और फिर उसके बाद राजकुमार के माथे को छुएगी तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तुम समझ गई ना? मैं समझ गई दादी माँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अर्पिता दादी माँ का शुक्रिया अदा कर उनके द्वारा दिया गया जादुई सुनहरा लहंगा और लिपस्टिक लेकर वापस नदी के पास आ जाती है, जहाँ वो सुधीर को छोड़ कर गई थी। उसे देखकर सुधीर बहुत खुश होता है। अर्पिता खुश होते हुए उसको गले से लगा लेती है। मैं इसका मतलब क्या समझूं राजकुमारी? आपने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया है? हाँ सुधीर, मैंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से मैं राजकुमार विनय से प्यार करती हूँ, उस प्रकार तुम मुझसे करते हो। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए सच्चा प्यार है और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी महल तक पहुँचते हैं और अर्पिता वामिका को जादुई सुनहरे लहंगे और लिपस्टिक की बात बताती है। फिर वामिका वैसा ही करती है जैसे कि उस बुजुर्ग महिला ने कहा था। वो जादुई सुनहरा लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर राजकुमार विनय के सर पर हाथ फेरती है। तभी एक चमत्कार होता है और राजकुमार विनय एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। पूरा महल इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश होता है। इस खुशी में शाम को एक जश्न रखा जाता है, जहाँ पर राजकुमारी अर्पिता अपना और सुधीर का प्यार सबके सामने प्रकट करती है। सभी को अर्पिता के इस फैसले से बहुत खुशी होती है। कुछ ही दिनों में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी अर्पिता सुधीर के साथ उसी महल में रहने लगती है, परंतु वामिका राजकुमार विनय के साथ उसके राज्य चली जाती है और इस प्रकार वो दोनों सहेलियां अपना अपना प्यार पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई केक का कटा हुआ पेड़। मनीषा परी, आप यहाँ बताइए क्या बात है? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? रानी परी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। रानी परी, हम लोग कई तरह से गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परंतु कभी कभी हमें उन्हें कुछ अलग तरह की खुशियाँ भी देनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं, आप खुलकर बताइए, आप क्या कहना चाहती है? रानी परी, मैं चाहती हूँ कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी खुशी मिले, वो भी खुशी से अपना जन्मदिन मनाएं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर एक जादुई केक का पेड़ लगाऊं, जो गरीब लोगों के बच्चों को मुफ्त में केक दे सके, ताकि वो लोग खुशी खुशी अपना जन्मदिन मना सकें। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है मनीषा परी। हमें गर्व है कि आपने गरीब बच्चों के लिए इतना सोचा। आपको पूरी इजाजत है, आप पृथ्वी लोक जाइए और आपने जैसा कहा है वैसा करिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। इसके बाद मनीषा परी पृथ्वी लोक आकर एक बहुत ही गरीब गांव ढूंढती है और उस गांव के पास वाले जंगल में उस जादुई केक के पेड़ को लगा देती है। जादुई केक के पेड़, अब तुम्हारे पास जो भी गरीब बच्चा अपने जन्मदिन पर यहाँ आए, तुम्हें उसे अपने ऊपर से एक केक देना है। ठीक है मनीषा परी, आपका हुक्म सर आँखों पर। इसके बाद मनीषा परी वापस परीलोक लौट जाती है। उसी गांव में रिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रिया का परिवार बहुत ही गरीब था और उसके माता पिता एक ईंटा बनाने वाली भट्टी में काम किया करते थे।
रिया चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी अफसर बने, इसलिए जब उसके माता पिता काम पर चले जाते थे तो वो घर पर रहकर किताबों के साथ समय बिताया करती थी। यहाँ दूसरी जादुई केक का पेड़ उस गांव के गरीब बच्चों की सहायता करता था। जिस भी गरीब बच्चे का जन्मदिन होता, उस गरीब बच्चों को एक बहुत ही सुंदर और बड़ा केक देकर उसे खुश कर देता था। रिया के गांव से कुछ ही दूर जमींदार का घर था। जमींदार की भी रिया जितनी ही एक बेटी थी, जिसका नाम सिमरन था। सिमरन बहुत ही जिद्दी और दुष्ट किस्म की लड़की थी। सिमरन के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वो गांव में लोगों के घर के अंदर घुस के कुछ न कुछ चुरा लिया करती थी। गांव वाले उसे कुछ भी नहीं कह पाते थे और इसलिए अब वो किसी से नहीं डरती थी और किसी के भी घर जाकर कुछ भी उठाकर ले लेती थी। रिया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कई बार सिमरन का विरोध करना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता जमींदार के डर से रिया को चुप करा दिया करते थे। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ ही दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप जानती हैं, मेरे किसी भी जन्मदिन पर एक बार भी केक नहीं आया है, पर मैं चाहती हूँ इस बार मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाऊं और एक बर्थडे पार्टी रखूं, जिसमें एक अच्छा सा केक लाऊं। क्या आप मेरे लिए ये सब कर सकती हैं? रिया बेटा, तुम हमारे घर की हालात जानती हो। तुम्हारे पिता और मैं जो काम करते और उससे जो पैसे आते हैं वो तो घर में ही निकल जाता है। बचत के पैसे रखने के लिए भी कुछ नहीं बचता। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हारे केक के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक है माँ, मैं समझ गई। रिया अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है, परंतु जिद नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी माँ के जाने के बाद रिया मन ही मन कहती है, पता नहीं भगवान ने इतना दुख हम गरीबों की झोली में क्यों भर रखे हैं। क्यों एक गरीब को ही सब कुछ सहना पड़ता है और उसे एक पल की भी खुशी नहीं मिल पाती। अभी मेरी जगह उस सिमरन का जन्मदिन होता तो वो ढेरों केक, चॉकलेट और टॉफियां लेकर बैठी होती। परंतु कोई नहीं, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत पैसे कमाऊंगी और फिर ये सब चीजें चुटकियों में मेरे हाथों में होंगी। जैसे तैसे रिया अपने मन को समझा ही लेती है। फिर एक दिन रिया अपनी पढ़ाई खत्म करके जंगल की ओर निकल जाती है। वो इधर उधर घूम रही होती है कि तभी उसे कल कल नदी की आवाज आती है और वो नदी के पास जाकर उसमें पैर डालकर बैठ जाती है और गुनगुनाने लगती है। तभी उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा हिरन आकर बैठ जाता है, जिसके बाद रिया उस हिरन से बातें करने लग जाती है। तुम्हें पता है प्यारे हिरन, तुम और मैं अलग होकर भी समान हैं। तुम भी अपने बर्थडे में केक लाकर जन्मदिन नहीं बना सकते और मैं भी। ऐसा कहकर रिया उदास हो जाती है और ये सारी बातें नदी किनारे लगा जादुई केक का पेड़ सुन रहा होता है। केक का पेड़ रिया को आवाज लगाता है, चिंता मत करो प्यारी बच्ची, अगर तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर केक चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। उस पेड़ की आवाज सुनकर रिया पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो पेड़ अपनी बात आगे बढ़ाता है। मैं एक जादुई केक का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ मनीषा परी द्वारा लगाया गया है। मैं गरीब और अच्छे लोगों की सहायता के लिए यहाँ हूँ और उन लोगों को मैं जन्मदिन के उपहार के रूप में केक देता हूँ। वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है? 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। ठीक है, 2 दिन बाद तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक बहुत ही सुंदर केक दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश। इसके बाद रिया खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और अपनी माँ को ये सब बात बताती है। माँ, अब तुम्हें मेरा केक लाने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। वो केक का पेड़ सच में बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ मनीषा परी भी बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने हम गरीबों के बारे में भी इतना सोचा। रिया बेटा, लगता है घंटों घंटों इतनी किताबें पढ़ने के कारण तुम्हारा सर घूम गया है। जादुई केक का पेड़ वगैरह कुछ नहीं होता। तुम बस ये सब चीज अपने दिमाग में सोच रही हो। ठीक है, जब 2 दिन बाद मैं केक लेकर आऊंगी तब आप खुद ही देख लेना।
2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। रिया उस जादुई केक के पेड़ के पास जाती है और वो जादुई केक का पेड़ रिया को एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बर्थडे केक देता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ रिया। ईश्वर करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई केक के पेड़। इसके बाद रिया उस बड़े और सुंदर बर्थडे केक को लेकर घर आने लगती है कि तभी उसे रास्ते में सिमरन मिल जाती है। क्या बात है, जिन लोगों के पास 2 रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनके हाथ में इतना सुंदर और बड़ा केक। रिया कहाँ से चुरा कर लाई हो ये सुंदर केक? मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ जिसे चोरी करना पसंद हो। ये केक मुझे जादुई केक के पेड़ ने दिया है। ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? भला केक का भी कोई पेड़ होता है? इसके बाद रिया सारी कहानी सिमरन को बता देती है और ये सब सुनकर सिमरन खुशी से कहती है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। वो पेड़ केवल गरीब लोगों की ही मदद करता है जिन्हें सच में जरूरत है, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और रिया के बताए रास्ते पर चलकर उस जादुई केक के पेड़ के पास पहुँच जाती है। क्या बात है, ये तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इस पर लगे हुए केक तो बहुत ज्यादा सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसे केक तो शहरों की बड़ी बड़ी बेकरियों में भी नहीं मिलते। वैसे इस पेड़ से एक केक लेकर कोई फायदा नहीं है। अगर इस पेड़ को काट कर मैं इस पेड़ के सारे केक ले लूं और उसे शहर में जाकर बेच दूं, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर सिमरन खुश हो जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। और रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगती है। सिमरन जब कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रही होती है तभी रिया उसे देख लेती है। ये सिमरन इतनी रात को जंगल क्यों जा रही है और इसके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है? पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा। रिया सिमरन का पीछा करने लगती है, परंतु अंधेरे के कारण वो भटक जाती है। फिर जैसे तैसे कुछ देर बाद उसे सिमरन दिखाई देती है, परंतु उसे सिमरन के साथ जादुई केक का पेड़ भी दिखता है जो कि कटा हुआ था। ये देखकर रिया हैरान रह जाती है और गुस्से से सिमरन के पास आकर कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने गरीब बच्चों की आस, उनकी खुशियाँ उनसे छीन ली। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस एक पेड़ ही तो काटा है। ये केवल एक पेड़ नहीं बल्कि कई गरीब बच्चों के लिए खुशियों का खजाना है। इसके बाद रिया शोर करके सभी गांव वालों को जंगल में एकत्रित कर लेती है। जब सभी गांव वालों को सिमरन के द्वारा की गई हरकत का पता चलता है तो वो सभी सिमरन पर गुस्सा करते हैं, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो पेड़ कट चुका था और कटा हुआ पेड़ फिर वापस लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। परंतु उनका दुख वापस खुशी में बदल जाता है जब उन्हें आसमान से आती हुई मनीषा परी दिखाई देती है। मनीषा परी जमीन पर उतरते ही सभी लोगों को आश्वासन देते हुए कहती है, आप सभी दुखी मत होइए, ये पेड़ मेरे द्वारा ही लगाया गया था ताकि किसी भी बच्चे को अपने जन्मदिन पर बिना केक के दुखी ना होना पड़े। परंतु ये पेड़ सिमरन द्वारा काटा जा चुका है, अब ये फिर से गरीब बच्चों को खुशी नहीं दे पाएगा। तुम्हारी बात सही है, ये पेड़ कट तो चुका है लेकिन इसे वापस से ठीक किया जा सकता है। मैं रानी परी की ये जादुई छड़ी लेकर आई हूँ और ये छड़ी किसी भी निर्जीव चीज को वापस से जीवन प्रदान कर सकती है। ऐसा कहकर मनीषा परी उस कटे हुए केक के पेड़ पर रानी परी की छड़ी की रोशनी डालती है और ऐसा करते ही वहाँ कटा हुआ केक का पेड़ वापस से जीवित हो जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा परी, आपने वापस से इस गांव को और इस गांव के बच्चों को खुशियों से भर दिया। धन्यवाद तो तुम्हारा करना चाहिए जो तुम बिना डरे इस लड़की से लड़ गई और सभी को यहाँ बुला लिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भविष्य में जो बनना चाहो वो बन जाओ और तुम्हें भविष्य में आगे जाकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा परी।
रिया और मनीषा परी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। सिमरन को उसके किए की सजा दी जाए, सिमरन को उसके किए की सजा दी जाए। मनीषा परी, मैं जानती हूँ आंख के बदले आंख मांगना सही नहीं है, परंतु सिमरन को गांव वालों ने कई बार माफ किया है, परंतु इस बार सिमरन के द्वारा की गई गलती माफी के काबिल नहीं है। आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, सिमरन की सजा ये है कि आज से सिमरन जादुई केक के पेड़ की रखवाली करेगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे ऐसा काम करवा सके। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से जाने लगती है, परंतु सिमरन का पैर वहीं जम जाता है और वो हिल नहीं पाती। व्यर्थ कोशिश मत करो, तुम यहाँ से अब कभी नहीं जा पाओगी। जब तक तुम्हें अपने किए पर पछतावा न हो जाए, तब तक तुम इस पेड़ की रखवाली में ऐसे ही लगी रहोगी। परी की बातें सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद मनीषा परी वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद से उस गांव का कोई भी गरीब बच्चा बिना केक के अपना बर्थडे नहीं मनाता। और समय बीतने के साथ रिया एक ऊंची पोस्ट पर अफसर बन जाती है और काफी अमीर हो जाती है, परंतु अमीर होने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूलती और अपने जैसे और भी लोगों की मदद करती रहती है।